गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और आज हम करने वाले हैं 15 जुलाई 2024 की करंट अफेयर को कवर। तो चलिए अपनी इस करंट अफेयर की क्लास को कवर करते हैं। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली खबर है जो आती है आपकी करंट अफेयर के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन पर एक जानलेवा हमला होता है। इन्हें गोली से मारने की कोशिश की जाती है। तो 13 जुलाई की बात है। ये 13 जुलाई को चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति इन पर गोली चलाता है जो कि इनके कान के पास से छू के निकल जाती है। हालांकि वो बच जाते हैं। ये गनीमत रही कि गोली कान के पास से जाकर निकल गई थी। लेकिन अगर बात करें कि ट्रंप से पहले भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन पर हमले हुए हैं और उन हमलों में वो राष्ट्रपति मारे गए हैं। हम बात करें 14 अप्रैल 1865 की, तो 1865 में वहाँ के राष्ट्रपति थे आपके अब्राहम लिंकन। इनका नाम जो है आपने सभी ने सुना होगा। तो अब्राहम लिंकन की भी सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे कारण ये था कि अब्राहम लिंकन जो थे दास प्रथा के विरोधी थे और दक्षिण अमेरिका के जो राज्य थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषिगत कार्य होते थे और उनमें जो है दासों को लगाया जाता था। अर्थात वहाँ पर जो काले लोग थे उनको गुलाम बनाकर उस खेती में कार्य कराए जाते थे और यह प्रथा अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। लेकिन जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे इसको बैन करना चाहते थे। साथ ही जगह जगह वो इस चीज़ के लिए भाषण भी देते थे। जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका के, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ये जो दास प्रथा है अमेरिका में काले लोगों के खिलाफ जो ये अव्यवहार होता है, तो उस दास प्रथा को वो ख़त्म कर देते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि दक्षिणी राज्यों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है इस कार्य को लेकर और अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी क्रम में क्या होता है, गृह युद्ध के चलते यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो हैं इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अगले जो राष्ट्रपति आपके हैं अमेरिका में ही, वो हैं जेम्स गारफील्ड। इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 1881 में। एक और राष्ट्रपति हैं विलियम मैकिनले। इनकी भी गोली मारकर हत्या 1901 में। आप देख रहे हैं ना अमेरिका का गन कल्चर, ठीक है। 1963 में जॉन एफ कैनेडी जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये जो फोटो है ये हत्या होने से पहले की है उनकी, ठीक है। एक और राष्ट्रपति हैं 1981 की बात है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के रोनाल्ड रीगन। इनकी भी हत्या कर दी गई थी 1981 में। अर्थात अमेरिका में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वहाँ पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे राष्ट्रपति जो हैं गोली है उसके शिकार होकर मारे गए हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है कि केरल जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने स्थानीय लोगों की मदद के लिए प्रत्येक स्थानीय स्वशासन निकाय के लिए जन जैव विविधता रजिस्टर, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अर्थात पीबीआर तैयार किया है। अब इसमें क्या किया गया है कि वहाँ के जो केरल के जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे ग्राम पंचायत के लेवल की बात करें, तो वहाँ उन लोगों ने क्या किया है कि स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने पूछताछ करके यहाँ एक रजिस्टर तैयार किया है। उस रजिस्टर में बताया गया है कि हमारी ग्राम पंचायत में ये मछलियाँ हैं या ये सांप रहते हैं या ये इतने पेड़ हैं, ठीक है। इन सभी को एक रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य जो है केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्थानीय लोगों की सहायता से जितने भी स्थानीय जो निकाय हैं उसके उन सभी में पीबीआर तैयार कराया है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर केरल में, तो थजाकरा अलप्पुझा की पहली ग्राम पंचायत बन गई है और इसने क्या किया है कि पीबीआर को अपडेट और प्रकाशित करने वाली केरल की ये जो पहली ग्राम पंचायतों में से एक है। कौन है? थजाकरा, ठीक है। अब हम जैव विविधता संरक्षण से अन्य पहले हैं जिनमें आपकी एक आती है मिस्टी का आपने जरूर नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम में भी ये पूछी गई है। और मिस्टी जो योजना है, ठीक है, मिस्टी योजना जो है वो 2023 के बजट में भारत सरकार ने इसको लाया गया था। इसमें इसकी घोषणा की गई थी 2023 के बजट में। मिस्टी पहल का उद्देश्य क्या है कि मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संरक्षण के लिए इसको लाया गया है मिस्टी योजना को। अब हम मैंग्रोव को समझ लेते हैं। तो मैंग्रोव क्या है, तो देखिए मैंग्रोव क्या है। मैंग्रोव उसे कहते हैं कि तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण पर यहाँ पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? तटीय पारिस्थितिकी संरक्षण पर। तो देखिए मैंग्रोव को समझते हैं। मैंग्रोव ऐसे छोटे पेड़ या झाड़ियाँ हैं जो कि समुद्र के किनारे उगते हैं। साथ ही समुद्र के किनारे जो दलदली भूमि होती है उसमें उगते हैं ये। और इनकी जो जड़ें होती हैं
वो अधिकांशतः जो समुद्र के किनारे जो उगते हैं वहाँ के जो पानी हैं, पानी के नमकीन जो भाग होता है, अब समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, तो यहाँ की जो जड़ें हैं, मैंग्रोव वनों की जो जड़ें होती हैं वो खारे पानी में बहुत ज़्यादा अंदर तक होती हैं और ये कीचड़ से भरी हुई जगह अर्थात दलदली जगह में ये उगते हैं। इन्हें हम कहेंगे मैंग्रोव वन। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत में जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। किसका सबसे बड़ा वन है? दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन की बात करें तो आपका है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और एक और है भारत में मैंग्रोव वन की बात करें हम तो एक है भीतरकनिका। भीतरकनिका, भीतरकनिका मैंग्रोव, ये भारत का दूसरा, वो दुनिया का सबसे बड़ा है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ठीक है। तो आपका सुंदरवन डेल्टा पड़ गया पश्चिम बंगाल में और भीतरकनिका हो गया आपका ओडिशा में। साथ ही सुंदरवन डेल्टा की एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? यूनेस्को ने इसकी विश्व धरोहर सूची जो है उसमें भी इसको शामिल किया हुआ है। अब अगली खबर पर हम चलते हैं। तो देखिए अगली खबर है हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाले डेंगू। ठीक है। डेंगू के बारे में आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है। तो डेंगू किस प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है? तो वो यहाँ पर प्रश्न है एडीज मच्छर। अब ये खबर यहाँ पर क्यों आई है? तो देखिए कर्नाटक जो हाईकोर्ट है उसने राज्य भर में कई सारे डेंगू के मामले जब फैल रहे थे तो उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया। स्वतः संज्ञान कैसे लिया कि एक नेशनल हेराल्ड नामक अखबार आता है, उसमें एक लेख छपा था इसके लिए। साथ ही यहाँ पर कई सारी बातें कही गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी आधार पर स्वतः संज्ञान लिया गया है कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा और उसने सरकार से सवाल पूछा है, सरकार से जवाब मांगा है कि आपने इस बुखार को प्रसार के रोकने के लिए क्या कार्य किए हैं, क्या उपचार के उपाय अपनाए हैं। इन सभी के बारे में आपको 23 जुलाई तक आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। किसने कहा है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने वहाँ की सरकार से ऐसा कहा है। अगली हम बात करें तो हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो आपका उत्तर है रक्षा मंत्रालय। अब प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना क्या है? तो देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जिसे कहते हैं ने प्रौद्योगिकी विकास कोष, जिसे हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड कहेंगे, इस योजना के तहत 7 नई निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब TDF योजना की बात करें तो ये मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया गया है भारत सरकार की ओर से, उसी पहल का एक अंग है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देकर भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, साथ ही सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों जैसे हम कहते हैं MSME, इन सभी को बढ़ावा देकर भारत का जो रक्षा क्षेत्र है, साथ ही एयरो स्पेस क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में स्वदेशीकरण को मजबूत किया जा सके। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या किया जा सके? स्वदेशी तकनीक से जो हथियार बनाए जा सकें, तो इसका ये लक्ष्य है TDF योजना का। ठीक है। TDF योजना किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। साथ ही ये DRDO इस पर वर्क करता है। विदेशी प्रौद्योगिकी पर यहाँ पर निर्भरता कम की जा सके, साथ ही स्वदेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए। TDF योजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा उत्पादों और समाधानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है, जिससे निर्यात के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी मार्ग प्रशस्त होगा। अगली खबर हम देखते हैं विश्व युवा कौशल दिवस 2024। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2024 15 जुलाई को मनाया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन का जो विषय है, जो थीम है, वो है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। अब जो विश्व युवा कौशल दिवस है वो कब मनाया गया था, कब से शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था नवंबर 2014 में। ठीक है। नवंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा और इसका पहला आयोजन जो है 15 जुलाई 2015 को हुआ। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा लोग हैं उनको स्किल के जो महत्व हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, उसके बारे में उनको जागरूक करना, साथ ही उनकी समझ को बढ़ावा देना है। अब हम बात करें, इस पहल का मानना है कि युवाओं में रोजगार योग्य कौशल और योग्यता प्रदान करना उनके व्यक्तिगत विकास, आर्थिक सशक्तिकरण
और कार्यबल में एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पर युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। अगली खबर है यूपी से। तो यूपी में जो राज्य पक्षी है यूपी का, जिसका नाम है सारस, इसकी आबादी बढ़कर 9,918 हो चुकी है। 10 जुलाई 2024 को होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने अपनी 2024 की ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए, जिसमें बताया गया कि जो सारस है उसकी आबादी कितनी हो गई है, 9,918। बात करें 2021 की तो राज्य में 17,329 कुल सारस थे और 2022 में ये 19,188 हो जाते हैं। 2023 की बात करें तो 19,522 और अभी लेटेस्ट बात करें 2024 की तो 2024 में ये 19,918 सारस पक्षी है, उनकी संख्या हो जाती है टोटल यूपी में। अब बात करते हैं कि 2024 में टोटल पिछले वर्ष की तुलना में कितने पक्षियों की वृद्धि हुई। तो टोटल यहाँ पर 396 पक्षियों की वृद्धि हुई है 2023 के मुकाबले। और इटावा जो शहर है उत्तर प्रदेश में, इटावा वन विभाग के पास सबसे ज़्यादा सारस पक्षी हैं। साथ ही इसके बाद मैनपुरी आ जाता है, शाहजहाँपुर, इस तरीके से ये जो ज़िले आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सारस पक्षी पाए जाते हैं वो इटावा ज़िले के अंतर्गत पाए गए हैं। सारस पक्षी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2014 में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया था। साथ ही ये सारस पक्षी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी है जो उड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में इसको शामिल किया गया है। इस प्रकार हमने आज करंट अफेयर की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको जीके से संबंधित क्लास करनी है, जिसमें मैं कई सारे टॉपिक लाता रहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक मैं लाया हूँ, वर्तमान में कौन क्या कहाँ है। तो भारत का महान्यायवादी कौन है, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जैसे कि सीवीसी कौन है, साथ ही थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो इन सभी की जानकारी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग भी पूछ लेते हैं और परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। इसलिए हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। साथ ही आपको यहाँ पर याद करने का भी तरीका बताया है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक सूचना है आप लोगों के लिए, वो ये है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आपको इस करंट अफेयर की क्लास की PDF कॉपी भी मिल जाया करेगी। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा टारगेट रखा गया है 1000 सब्सक्राइबर का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कोई ना फीस मांग रहा हूँ ना कुछ, बस ये है कि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है उसमें आपका समय भी बच जाएगा, क्योंकि PDF अगर आपको मिल जाएगी तो PDF मिलने से क्या होगा, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, बहुत सारी सहायता मिल जाती है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो में, ठीक है। और हम 15 जुलाई की करंट अफेयर कर लिए, अब 16 जुलाई को सुबह मिलेंगे। अगर जीके की क्लास होती है तो मैं शाम तक अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।